Hello students, welcome back. So, second day, प्लस वन अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. थियोरी के चैप्टर चल रहे हैं जो अराउंड 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 लेक्चर्स में जाएगा टॉपिक. लेक्चर नंबर 1.1. This one stands for theoretical framework. One stands for basic accounting terms. And this is second lecture on the same topic. 1.1b. Let's continue with. कल हमने काफ़ी टर्म्स की थी, अराउंड 15 टर्म्स हमने की थी. आज आगे की नेक्स्ट टर्म्स कर रहे हैं. Liabilities. What are liabilities? Liabilities का मतलब होता है देनदारी. जो बिजनेस फर्म की देनदारी होती है, जो पैसे देने होते हैं. जैसे कि मैंने एसी ईएमआई पे खरीद लिया, मैंने बैंक से लोन खरीद लिया, लोन ले लिया, मैंने राम से उधार पे गुड्स खरीद लिए. ये तीनों मेरी लायबिलिटीज हैं. एसी ईएमआई पे खरीदा, मुझे बजाज फाइनेंस को पैसे देने हैं. मैंने बैंक से लोन लिया जगह खरीदने के लिए, मुझे बैंक को पैसे देने हैं. मैंने राम से उधार में गुड्स खरीदे, मैंने राम को पैसे देने हैं. These are my liabilities. Liabilities refer to the financial obligation of a business. ये बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो उसे वापस करना है, देना है. These denote the amounts which is business owes to the others. ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने किसी को देने हैं. Loans from banks or other persons, creditors of goods supplied. Creditors वो हैं जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं. Bills payable, कोई भी बिल देना है. Outstanding expense, सैलरी देनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लिया 10-12 दिन के लिए. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लोन लेना वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए. Liabilities may be classified as internal liabilities and external liabilities. What are internal liabilities? जो प्रोप्राइटर को पैसे फर्म ने देने हैं, क्योंकि हमने बताया था प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटर फर्म दो अलग अलग पर्सन्स हैं. जो प्रोप्राइटर को देने हैं फर्म ने, जैसे मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मेरे लिए क्या होगी? कैपिटल. फर्म के लिए होगी लायबिलिटी, बट इंटरनल लायबिलिटी होगी. एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर के लोगों को जो पैसे देने हैं, जो बैंक से लोन लिया. जैसे दो पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स. पैसे की जरूरत थी ड्यूरिंग द ईयर. ए ने लोन दे दिया और बैंक ने लोन दे दिया फर्म को. जो फर्म ने बैंक से लोन लिया वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो ए पार्टनर से लोन लिया वो इंटरनल लायबिलिटी है. क्लियर? जब भी एज पर लॉ, जब भी बिजनेस डिसोल्यूट होता है, बंद होता है, लिक्विडेट होता है, बैंक करप्ट होता है, तो पहले इसकी पेमेंट होती है, फिर इसकी पेमेंट होती है जो बचता है. The liabilities which belong to the owner of the business, not management, owner, are known as internal liabilities. Capital is an example of internal liability. These liabilities which belong to the outside parties are known as external liability, like loan from bank.
क्राइटर्स फॉर गुड सप्लाइड एक्सेट्रा। अगर लाइबिलिटीज की कैटेगरी चेंज करनी हो तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज और बन सकती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये वो लाइबिलिटीज हैं जो 1 साल के बाद पे होंगी। करंट लाइबिलिटीज, ये वो देनदारी है जो 1 साल के अंदर पे होगी। कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ये वो लाइबिलिटी है जो पता नहीं कब पे होगी भी कि नहीं ये भी नहीं पता। नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड आफ्टर 1 accounting year. Current liability is that liability which is to be paid within an accounting year. वैसे ऑपरेटिंग साइकिल होता है बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये +2 में पढ़ेंगे। नीचे देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स की वन है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, +2 के सिलेबस की बात है, बट नॉलेज के लिए इफ़ यू वांट टू आप पढ़ भी सकते हैं। एंड व्हाट इज कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये जो 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद पे करनी है, पे भी कब करनी है ये नहीं पता, नो आइडिया, और पे करनी भी है कि नहीं ये भी नहीं पता, करनी है तो कब पे करनी है। मैंने बैंक से लोन लिया 2 साल के लिए, मैंने बैंक से लोन लिया 2 साल के लिए, 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद वो बन गई करंट लाइबिलिटी। मेरे पे केस चल रहा है, मेरी फर्म पे केस चल रहा है, क्या मैंने पैसे देने? 10 लाख का केस चल रहा है मेरे पे, क्या पैसे देने? पता नहीं, कब देंगे? जब केस हारेंगे। कब केस हारेंगे? पता नहीं। कंटीजेंट लाइबिलिटी, मे और मे नॉट पे, हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। Liabilities, then we have come, let's move to non-current liabilities. Non-current liabilities are those liabilities which are payable after a long period, say more than 1 year. Debentures, ये कंपनीज इशू करती हैं, कंपनीज लोगों से पैसे लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और पैसे दिए जाते हैं वापस 3, 4, 5, 10, 12 साल बाद, लोन फ्रॉम बैंक। करंट लाइबिलिटीज, liabilities which are payable in near future, say 1 year. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनका एग्जाम्पल है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो बिकम करंट लाइबिलिटीज इन द ईयर इन विच दे आर पेएबल। मैंने 20 साल का लोन लिया, 19 साल तक नॉन करंट लाइबिलिटी है, आखिरी साल करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। मैंने 5 साल का लोन लिया, 4 साल के लिए नॉन करंट लाइबिलिटी, लास्ट ईयर करंट लाइबिलिटी। Contingent liability, liabilities which are not liabilities at present but on happening of a special contingency, underlying contingency event, they may arise. Such liabilities are called contingent liabilities. अभी तो पैसे देने नहीं, कभी कोई इवेंट होगा तो पे करना पड़ जाएगा। Like bill receivable discounted from बैंक, मैंने किसी बंदे की गारंटी ले ली, जब बैंक वाले लोन देते हैं तो उसके नेबर की गारंटी करते हैं, आपने उस गारंटी पे साइन कर दिया, आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अगर आपके नेबर ने बैंक वालों को पैसे नहीं दिए तो बैंक वाले आपसे पैसे मांगेंगे, कब पता नहीं। केस पेंडिंग इन द कोर्ट फॉर लाइबिलिटी, कोर्ट में केस पेंडिंग है, हार गए तो। गारंटी अंडरटेकन फॉर अ लोन, दिस इज अ काइंड ऑफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अ बैंक। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, कंपनी ने डिविडेंड देना है, कब देगी? जब प्रॉफिट होगा, अगर अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देगी डिविडेंड। ये सब कंटीजेंट लाइबिलिटीज हैं। क्लियर एवरीवन? टेक 2 minutes, go through all the liabilities. Moving on, asset. एसेट होती है जिसका एडवांटेज आप बिजनेस में ले सकते हैं। मैं आपको कुछ एसेट्स आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर हमारी ये क्लासरूम फिजिकल होती तो मैं आपको दिखा सकता, क्योंकि वर्चुअल क्लास है तो मैं आपको कुछ 3 से 5 एग्जांपल एसेट्स के दे देता हूँ। दिस इज द एसेट। ये कॉमर्स विला का फोन है,
दिस इज एन एसेट, दिस इज एन एसेट। जिस सॉफ्टवेयर ऐप पर मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, ये भी मेरा एसेट है। ये एसेट नहीं है, ये मेरा पर्सनल फोन है, कॉमर्स विला का फोन नहीं है। दिस इज नॉट एसेट, दिस इज एसेट। लेट्स स्टडी द टर्म एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन बिलोंगिंग आउट टू द बिजनेस। बिजनेस की हर एक बिलोंगिंगनेस उसका एसेट है। कैश इन हैंड, जो उसके पास कैश है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, बैंक में जो पैसे पड़े हैं, बिल रिसीवेबल, किसी को एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स, जो वेयर हाउस में गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, गुडविल, सॉफ्टवेयर। एसेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। एसेट्स आर वैल्यूएबल आइटम्स, इसकी कोई वैल्यू होती है। एसेट्स आर ओन्ड बाय द बिजनेसेस। एसेट तब बनते हैं जब आप उसको ओन कर लेते हैं। दे आर हेल्पफुल फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पास एसेट कम होंगे तो आपका बिजनेस स्मूथली नहीं चलेगा, अगर आपके पास एसेट ज्यादा होंगे तो वो स्मूथली काम करेगा। 3 तरह के एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो 1 साल से ज्यादा काम करते हैं। करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपको वैल्यू देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, ये टर्म पता नहीं क्यों बच्चों को क्यों परेशान करती रहती है +2 में आगे जाके भी। ये टर्म हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इन दोनों को समझाते हैं। वो एसेट्स जो 1 साल के ज़्यादा हेल्प करते हैं और वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर आपको हेल्प करते हैं। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। 1 साल से ज़्यादा को आप यूज़ करना चाहते हैं। विद द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज टू अर्न रेवेन्यू, पैसे कमाने के लिए। इसके अंदर इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। 2 आते हैं, टेंजेबल, इनटेंजेबल। व्हाट आर टेंजेबल एसेट्स? जिसे आप टच कर सकते हैं। व्हाट आर इनटेंजेबल एसेट? जिसे आप टच नहीं कर सकते। इसे आप देख सकते हैं, इसे आप फील कर सकते हैं। जो एसेट्स मैंने आपको दिखाए, दीज आर टेंजेबल। जो सॉफ्टवेयर में आप यूज कर रहे हो, दैट इज इनटेंजेबल। आप कहोगे आप तो टच कर सकते हो, नहीं, आप अपना फोन टच कर सकते हो, मेरा सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते। आपने +1 में यहाँ पे मेरे से एडमिशन ली, मैंने तो एडवर्टीजमेंट की नहीं, कैसे आए? गुडविल, ये मेरा इनटेंजेबल एसेट है जो मैंने पिछले 12 साल में कमाया है, इसको फील किया जा सकता है। These are not meant for resale, these are used to increase the profit of earning capacity of the business. For example, fixed assets such as land, building, plant, machinery, motor vehicle, furniture, etc. First is tangible. These assets are ones have physical existence. They can be seen and touched. आप इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। For example, plant and machinery, computer, goods, etc. Intangible. Intangible assets are those assets which have underlying no physical existence, but their possession gives right to some rights and benefits to the owner. Owner के पास right होता है उसे use करने का। They cannot be seen or touched. Goodwill, patents, trademarks, mining rights, copyrights are the example of intangible assets. Goodwill, जिस बेसिस पर आपने मेरे से एडमिशन ली, हमारे पास एडमिशन ली। पेटेंट्स, चीज बर्स्ट पिज्जा, डोमिनोज का पेटेंट है, कोई और चीज बर्स्ट पिज्जा नहीं बना सकता, पिज्जा हट नहीं बना सकता। ट्रेडमार्क, दैट साइन
नाइकी, BMW, मर्क। माइनिंग राइट्स, कोल निकालना है, कोल की माइनिंग करनी है, कंपनी ने सर्टिफिकेट ले लिया गवर्नमेंट से, दैट इज व्हाट, इंटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट, मूवी कौन चला सकता है, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स में जो मूवीज आती हैं उनके पास कॉपीराइट होते हैं वो मूवी चलाने के लिए, प्रोड्यूसर से वो कॉपीराइट खरीद लेते हैं। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। Current assets. Current assets are those assets which are meant for sale or which could be converted into cash within 1 year. ये वो हैं जो 1 साल के अंदर अंदर अपनी वैल्यू को खत्म कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट करवा लेंगे। These are known as floating और circulating assets. ये assets आते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्टॉक, अब ये जो मार्कर है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, करंट एसेट। सर्कुलेटिंग एसेट, मार्कर खत्म हो गया, फेंक दिया, नया ले लिया। और ये कौन सा एसेट हो जाएगा, फोन, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड में टेंजिबल है कि इंटेंजिबल, टेंजिबल। कैश, बैंक, BR, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सेट्रा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो एसेट्स जो आप रोज खरीदते हैं, जैसे शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आज शेयर खरीदे, 3 दिन बाद बेच दिए। फिक्टिशियस एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जिसकी मनी वैल्यू 0 होती है, ये आपको बेनिफिट नहीं देते पर ये पे करने जरूरी होते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस के खर्चे, फिक्टिशियस एसेट्स। अंडर कंपनी शुरू करने से पहले खर्चे, अंडर राइटर्स को जो पैसे दिए जाते हैं, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिसे बेचा नहीं जा सकता, जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, ना 1 साल ना 1 साल के अंदर, बट टेक्निकल ग्राउंड्स में ये पे करने ज़रूरी होते हैं। और ये खर्चा नहीं है, क्योंकि खर्चा, एक्सपेंस तो वो होता है जो गुड से रिलेटेड होता है। These are also termed as nominal assets. These assets have no real value. इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं होती। दे आर ट्रीटेड एसेट्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स ओनली। टेक्निकली हम इसे फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट टिल इट इज नॉट रिटर्न ऑफ इन P&L। ये टर्म आपको तब समझ आएगी जब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कंपनी बनने से पहले का खर्चा। अच्छा, कमर्शियल बन गया, मैंने कोई एडवर्टीजमेंट दे दी, वो मेरा एक्सपेंस है। कमर्शियल बना ही नहीं, पहले एडवर्टीजमेंट दी फिर शुरू किया, फिक्टिशियस एसेट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को सस्ता करके बेचा, शेयर्स को सस्ता करके बेचा। अगर आपको ये टर्म नहीं क्लियर, शेयर डिवेंचर, बिजनेस स्टडीज में क्लियर होगी। अभी बिजनेस स्टडीज जब आप पढ़ेंगे आपको बताएंगे डिवेंचर शेयर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा होता है। Clear? Should I move to the next term? If not, pause the video, read the whole lecture, topic. Next we have is expenditure. जब हम एक्सपेंडिचर कहते हैं इसका मतलब बिजनेस से पैसा चला गया। जब भी बिजनेस से पैसा चला जाता है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब पैसा क्यों गया, 3 वेज हो सकते हैं। कैपिटल, बहुत ज्यादा पैसा चला गया और ये पैसा कभी कभार जाता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है बट रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है, इरेगुलर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये छोटी अमाउंट का होता है और बार बार होता है, लगातार होता है, बार बार खर्चा हो रहा है। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस टर्म पे हम बाद में आते हैं, पहले इन दोनों को पढ़ते हैं। ये दोनों टर्म्स आप पढ़ चुके हैं। बिजनेस से पैसे जा रहे हैं,
बड़ी अमाउंट जा रही है, कभी कभार जा रही है, मतलब हमने एसेट खरीद लिया, नॉन करंट एसेट। कमर्स विला ने एसी खरीदा, पैसा गया, 1 साल से ज्यादा काम आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट हो गया, नॉन करंट एसेट। अगले साल एसी की सर्विस कराने के लिए पैसे दे दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर साल लगातार हम सर्विस करवाएंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, दिस इज एक्सपेंस। जून के मंथ में आप मेरे पास पढ़ेंगे नहीं अगर फिजिकल क्लास में है, गर्मी बहुत होती है, एसी होगा तो होगा ना, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए एसी चलाना ही पड़ेगा, एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस पे कर दिया तो ठीक, नहीं पे किया तो करंट लायबिलिटी, देनदारी, अभी नहीं पे की बाद में पे कर देंगे, सारी टर्म्स इंटर रिलेटेड है। एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, कोई एसेट खरीदना, गुड्स खरीदने, सर्विसेज खरीदनी, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इट मीन्स दैट द एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट फॉर अ बेनिफिट रिसीव्ड, अंडरलाइन, पेमेंट फॉर बेनिफिट रिसीव्ड, पैसे दिए क्योंकि बदले में बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। पहले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर incurred for acquiring or increasing the value of fixed asset is called capital expenditure. For example, purchase of building. Revenue expenditure. Any expenditure whose full benefit is received during the accounting period. 1 साल के अंदर अंदर हमें मिल जाएगा। It is debited in trading. Skip कीजिए ये लाइन, आगे जाके समझ आएगी। For example, payment of salaries, payment of rent, etc. इसका डिफरेंस आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मैंने बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, 5 लाख। हिंदुस्तान टाइम्स वाले मेरे पास आए, वो ध्यान देना एग्जाम्पल पे, हिंदुस्तान टाइम्स वाले मेरे पास आए, कहते हैं आपका जो रिजल्ट आता है उसकी एड देंगे हम, एड में हम लेंगे 2 लाख रुपीस, आपको फ्रंट पेज मिल जाएगा लुधियाना टाइम्स का। ध्यान दीजिए, लुधियाना टाइम्स वाले, हिंदुस्तान टाइम्स के लुधियाना टाइम्स वाले मेरे पास आए, कहते हैं आप मुझसे 2 लाख रुपए हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको फ्रंट पेज दे देंगे, उस पेज पे आप साल में एक बार एडवर्टीजमेंट दीजिए अपनी रिजल्ट्स की या किसी की भी। कूल। मैंने कहा 5 साल के लिए कितना लोगे? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख बनता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया 5 लाख में, समझ रहे हो? आज देता तो 2 लाख देना पड़ता, मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो मुझे 5 लाख देने पड़े, मुझे तो 5 लाख का बेनिफिट मिल गया। उनके लिए 5 लाख साल में एक बार एडवर्टीजमेंट देनी है, 5 साल के लिए पक्की होगी। इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितने पैसे दिए मैंने हिंदुस्तान टाइम्स को? 5 लाख। कितने साल के लिए दिए? 5 साल। तो 1 साल के लिए कितना बना? 1 लाख। तो पहले साल 1 लाख खर्चा होगा, 4 लाख एसेट होगा। दूसरे साल 4 लाख में से 1 लाख एक्सपेंस होगा और 3 लाख एसेट होगा। कौन सा एसेट? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरे साल 3 लाख में से 1 लाख एक्सपेंस होगा, 2 लाख का एसेट शो होगा। इसी तरीके से 5 साल तक मेरे पास वो एसेट बुक्स में शो होगा। 5 साल के बाद लुधियाना टाइम्स का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और मेरा ये एसेट बुक्स में शो नहीं होगा। एनी एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा जो इस नेचर का हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बट उस बेनिफिट कवर्स मोर ऑफ ईयर्स, जनरली 3 से 7 साल, 20 साल, 15 साल के लिए आप वो खर्चा कर ले, इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये, डेफर्ड मतलब फ्यूचर के लिए।
heavy advertisement expenditure on the launch of new product in the market. सोचिए कोका कोला वाले ब्लू कोक निकाल रहे हैं, या अगर आपको याद हो शायद नाउ, बिकॉज आई वॉज लाइक 15 ईयर्स जब ये चीज़ थी, पेप्सी वालों ने ब्लू पेप्सी निकाली थी वर्ल्ड कप के टाइम पे, और क्या एडवर्टीजमेंट की थी उसकी। वो बात हो रहा है, इंडिया सेमीफाइनल में भी एंटर नहीं किया था उस टाइम, इसीलिए वो प्रोडक्ट फेल हो गया था। उस पर जो खर्चा किया ब्लू पेप्सी के ऊपर, वो ये खर्चा था। जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है उसको लॉन्च करने के लिए जो खर्चा किया गया, होल अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज नॉन डेबिटेड टू P&L। हम उसे खर्चा नहीं मानेंगे, बट स्प्रेड ओवर द ईयर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू लास्ट। हम उतने सालों में डिवाइड कर देंगे जितने साल हम उसका बेनिफिट इंजॉय करने वाले हैं। सो ओनली अ पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ टू P&L एवरी ईयर, एंड अनरिटर्न पार्ट, प्लीज अंडरलाइन, अनरिटर्न पार्ट इज अलाउड टू स्टैंड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हर साल, पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 2 लाख, फिर 1 लाख हम एसेट साइड शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ 2 लाख एंड लाइकली फॉर 5 ईयर्स। ये वही एग्जाम्पल है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म्स, बहुत छोटी छोटी टर्म्स रह गई हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये 3 नंबर में आ सकती हैं। एक्सप्लेन लायबिलिटीज विद एग्जाम्पल। The next term is on page number 5, stock. स्टॉक का मतलब है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू। मैं तो सर्विसेज दे रहा हूं ना आपको, तो मेरे लिए कोई स्टॉक नहीं है। हम आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं, मेरे वेयर हाउस में जो आइसक्रीम पड़ी है दैट इज माई स्टॉक, जो दूध पड़ा है दैट इज माई स्टॉक, जो आइस पड़ी है, क्रीम पड़ी है, दैट इज माई स्टॉक। आइस अलग, क्रीम अलग। क्लियर? किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आप जाते हैं 100 LCDs LEDs फ्रिज लगे होते हैं, दैट इज देयर स्टॉक। Stock includes value of those goods which are produced for reselling and which are lying unsold on a particular date. आज कितना स्टॉक है जो स्टॉक बिका नहीं। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। साल शुरू होने पर कितना स्टॉक है, साल खत्म होने पर कितना स्टॉक है। साल शुरू होने पर जो स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा दैट इज ओपनिंग स्टॉक, साल खत्म होने पर जो मेरा स्टॉक होगा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, जो साल खत्म होने पर मेरा स्टॉक होगा वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक है, 1 अप्रैल को भी मेरे पास वही स्टॉक है। The term opening stock means goods lying unsold in the beginning of the year and ending at the end of the year. एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। 4 तरह का स्टॉक होता है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो क्लियर हो गया। इसके अंदर 4 तरह का स्टॉक होता है। कच्चा माल, आधा बना हुआ माल, पूरा बना हुआ माल, जो हम बनाते ही नहीं सिर्फ बेचते हैं। मेरा एक आइसक्रीम का बिजनेस है, टेक एन एग्जाम्पल, मैं वो क्रीम वाली, ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम बनाता हूं। आज 20 अप्रैल है, आपको ये लेक्चर शायद 2 मई को शो या किसी भी डेट को शो हो रहा होगा। से आज 20 अप्रैल है। जो मेरे वेयर हाउस में आइस एंड क्रीम पड़ी है, जो मेरे वेयर हाउस में आइसक्रीम बनी हुई है पर पैक नहीं हुई, जो मेरे पास पूरी आइसक्रीम बनी हुई है, पैक्ड है, और मैं ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम तो बनाता ही हूं, साथ में मैं क्वालिटी की आइसक्रीम भी बेचता हूं, सिर्फ बेचता हूं। क्वालिटी वालों से खरीदी, क्वालिटी वालों को बेची, इन ट्रेड। ये सब मेरा स्टॉक है। इसका ओपनिंग स्टॉक और इन्हीं सभी का क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज
Inventory. You may read out inventory, stock, stock in trade definitions. बढ़े आगे. Next term, trade receivables. मैंने 1-1 लाख के 3 जनों को गुड्स बेचे. एग्जाम्पल समझिएगा क्योंकि अगली 6 टर्म्स तभी समझ आएंगी. मैंने 1 लाख के गुड्स ए को बेचे, 1 लाख के गुड्स बी को बेचे, 1 लाख के गुड्स सी को बेचे. ए ने मुझे कैश दे दिया, बी मेरे दोस्त का भाई था, मैंने उसको क्रेडिट पे बेच दिया, सी स्ट्रेंजर था, मुझे लगता है लाख रुपए मर जाएंगे मेरे, मैंने स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया. स्टैम्प पेपर समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, कि मैंने इसको 1 लाख रुपए 3 महीने बाद देने हैं, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा घर ये है, उस पर फोटो, उसकी थंबप्रिंट, उसके साइन. सो जो ए है वो तो कैश दे दिया, जो बी है वो मेरा डेटर है, और जो सी है वो मेरा बिल रिसीवेबल है. बिल मतलब वो स्टैम्प पेपर, रिसीवेबल मैंने लेना है. एंड हाउ मच इज ट्रेड रिसीवेबल? 2 लाख. 3 लाख के गुड बेचे, 1 लाख का कैश आ गया, ए पैसा आया गया, चलो फिनिश. बी को मैं जानता हूं, मेरे फ्रेंड का ब्रदर है, मुझे पता है पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे वो बात की बात है, अभी के लिए आ जाएंगे, डेटर्स. सी मुझे लगता है पैसे मर सकते हैं, लाख रुपए बड़ी अमाउंट है, तो मैंने उसको बोला स्टैम्प पेपर पे साइन कर, या गारंटी में चाहिए कोई, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल. दोनों को प्लस करके आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड मतलब बिजनेस से डील करने के लिए, रिसीवेबल मतलब जो पैसे लेने हैं. तीनों डेफिनेशंस पढ़ें. ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. Such receivables are due within a period of 1 year and include sundry debtors and bill receivable. Debtors, a person who receives a benefit without giving money or money worth immediately, but liable to pay in future in due course of, is known as a debtor. The debtor are shown in the asset side of balance sheet. ये हमारे asset होते हैं. Debtors are assets. Bill receivable are assets. ये दोनों हमारे assets होते हैं, वो भी करंट एसेट्स होते हैं. Similarly, bills receivable. Bills of exchange. Bill receivable is the hand of a person who has a legal right to receive the amount due on it. मेरे पास ये राइट होगा कि मैं उससे पैसे ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, उसने साइन करके दिए हैं. In other words, bill of exchange is known as bill receivable for the creditor. बिल्कुल इसका वाइस वर्सा. मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं. ट्रेड पेएबल्स. मैंने लाख के गुड्स PQR से खरीदे. P को मैंने कैश दे दिया, Q को मैंने कुछ भी नहीं दिया, वो मेरे हो गए क्रेडिटर्स, और R को मैंने साइन करके दे दिए, दैट इज बिल्स पेएबल. 2 लाख हो गया ट्रेड पेएबल. बिल्कुल वाइस वर्सा. मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मेरे लिए आप डेटर, आपके लिए मैं क्रेडिटर. आपने मुझे साइन करके दे दिए, मेरे लिए आप बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए मैं बिल्स पेएबल. ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मेरे लिए आप डेटर, आपके लिए मैं क्रेडिटर. आपने बिल साइन करके दे दिया, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेएबल. तीनों डेफिनेशंस आप पढ़ लेंगे. शुड वी प्रोसीड? पढ़ लीजिए. यू में पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मैं आगे बढ़ रहा हूं. वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 4 टर्म्स. गुड्स. गुड्स वो है जिससे आप बिजनेस डील कर रहे हैं.
आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएं तो एलसीडी गुड्स है, आप बुक शॉप में जाएं तो एलसीडी करंट है, नॉन करंट एसेट है, और बुक्स एसेट है, गुड्स है। सो 3 एग्जांपल। आइसक्रीम बिजनेस के लिए आइसक्रीम्स गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलसीडी एसी गुड्स हैं, एंड या बुक शॉप के लिए बुक्स। लेट मी फ्रेम एन एग्जांपल। सी, ए आइसक्रीम का बिजनेस कर रहे हैं, बी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, एंड सी डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं। ए के लिए आइसक्रीम गुड्स हैं, डेयरी के लिए मिल्क गुड्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए एलसीडी और एसी गुड्स हैं। और गुड्स के अंदर हमारे 4 अकाउंट्स ओपन होते हैं। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में 2 हो सकते हैं, एक डेटर जिससे पैसे लेने हैं, और एक बिल रिसीवेबल जिसने साइन कर दिए थे। ऐसे ही परचेज अकाउंट में 2 आएंगे, कौन कौन सी? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की 2 तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। परचेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। We have discussed that. We are on page number 6. Cost. Cost of anything is generally understood as a sum that is paid or foregone to acquire it. कोई भी चीज को यूज करने का खर्चा। In business, cost is the cumulative monetary valuation of effort, material, resources, time, utilities, etc. जैसे मैंने एक एसी खरीदा 50,000 का, स्टेपलाइजर खरीदा 5,000 का, इंजीनियर को फिटिंग करने के लिए मैंने 2,000 दिए। द टोटल इज 57,000 ऑफ द कॉस्ट। 57 इज द कॉस्ट ऑफ एसी। डन। वाउचर, अकाउंटिंग एंट्री का प्रूफ। इट इज द प्रूफ ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको एक रिसीट दी, दैट इज द वाउचर। आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदते हैं, आपको बिल मिलता है, दैट इज वाउचर। आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं, आपको पे इन स्लिप मिलती है, दैट इज द वाउचर। व्हाट इज वाउचर? द प्रूफ ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजैक्शन का सपोर्ट होता है। जरूरी नहीं है रिटर्न हो, आज के टाइम पे तो कंप्यूटराइज्ड भी होता है। इट इज अ प्रूफ ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस फॉर द वैल्यू स्टेटेड ऑफ द वाउचर, कि इतने की ये ट्रांजैक्शन इंकर की है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीट, इनवॉइस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश मेमो, बैंक पे इन स्लिप, एटसेट्रा। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का एक वाउचर बनाता है अकाउंटेंट, उसको देख के बुक कीपिंग की जाती है। एंड ईच वाउचर इज नंबर्ड, नंबर 1 2 3। वाउचर इज नेसेसरी टू ऑडिट द अकाउंट। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिटर, सीए। आपकी अकाउंट्स की चेकिंग होती है, अकाउंट सही बना है कि नहीं, कौन करता है? सीए। कहां से करता है? वाउचर से। लास्ट ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट।
एक चीज की एमआरपी है 10,000, उस पर लिखा हुआ है 10% ऑफ, कितना हुआ 9,000। पैसे आपको देने हैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 इंस्टॉलमेंट्स 3,000 ईच। 10,000 की चीज है, 10% ऑफ 9,000 में पड़ेगी। 3 महीने के अंदर आपको 3 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, 3,000 3,000 3,000। डन। अगर आप सारे पैसे अभी देंगे तो आपको 500 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, कैश डिस्काउंट किसी किसी को मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए है, कैश डिस्काउंट कस्टमर से पैसे लेने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाता है, कैश डिस्काउंट कैश को बढ़ाता है। Any type of concession in the payment with the motive to get the payment earlier or increase the sale is called discount. कोई भी कंसेशन देना उसको डिस्काउंट कहेंगे। बिजनेस में 2 तरह का डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट, ताकि कस्टमर जल्दी पैसे दे। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, 10%, 5%. As this discount is allowed at the time of cash payment, so entry of cash discount is recorded. ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज एन एक्सपेंस। कैश डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ब्रैकेट में लिखिए, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। मैंने आपको डिस्काउंट दिया, इट इज माई एक्सपेंस। आपको मिला, इट इज एन इनकम फॉर यू। डिस्काउंट, ब्रैकेट में लिखिए, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, discount received is an income. What is trade discount? This trade discount is allowed by the seller to its buyer at a fixed percentage on a list price with the objective to underline increase the sales. No separate entry is passed. इसे आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ब्रैकेट में लिखिए, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस और इनकम। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? ये तो सबको ही दिया जाता है, ये तो सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलना है। आपको भी ऐसे ही होता है, एक पिज्जा 400 का है, बाय 2 गेट 1 फ्री, और बाय 2 गेट 20% ऑफ वेंसडे को। क्यों? वेंसडे को उनकी सेल कम होती है, इससे उनकी सेल बढ़ जाएगी। वो तो डिस्काउंट सबको ही मिल रहा है। डन। ये हमारा टॉपिक था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वी आर डन विद दिस। आज का आपका होमवर्क है, आप ये जो टर्म्स मैंने कराई हैं सारी पढ़ेंगे। अगर आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं तो बेस्ट है। प्रैक्टिकल के लिए तो करने ही है, थियोरी के लिए आप अगर इसके नोट्स मेंटेन करेंगे तो बेस्ट है। हाउ यू कैन डू दैट? एक रजिस्टर बनाइए, चैप्टर का नाम लिखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सभी डेफिनेशंस को लर्न करके 1 मार्क के हिसाब से बनाइए। जितनी टर्म्स मैंने कराई हैं समझना सबको है, 1 मार्क का डेफिनेशन आप लर्न करके लिखिए। क्योंकि अगर आपने नोट्स खुद बनाए होंगे लर्न करके तो एग्जाम्स में वही आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाले। क्लियर? दिस इज योर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कल हम न्यू चैप्टर पे जाएंगे 1.2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग असम्पशंस। लेट्स मूव टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड असम्पशन, दैट इज लेक्चर 1.2 टुमारो। खुदा हाफिज।